नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। दिनांक 20 फरवरी 2025 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर लिया गया है, आज की इस वीडियो में उसी को पूरी तरह से हल किया गया है। 2025 एनुअल एग्ज़ाम लिखा हुआ है और इसमें 4 के 4 विषय हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो चारों के चारों विषयों को लिया गया है। हिंदी इंग्लिश में यह पेपर दोनों माध्यम में दिया गया है। पूर्णांक जो हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 80 हैं। तो पहले पेज पर सारे के सारे जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं, 16 पृष्ठ हैं और इस पेपर में जो टोटल हैं वो 40 प्रश्न हैं। तो ये सारी बातें विद्यार्थियों को पेपर करने से पहले पढ़नी होती हैं कि कौन से 2 अंक के प्रश्न हैं, कौन से 3 अंक के प्रश्न हैं और कौन से 5 अंक के प्रश्न हैं। इसी प्रकार 40 जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 वो मानचित्र के बारे में है। तो पहला प्रश्न इसी प्रश्न पत्र में पूछा गया था, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं, इस मूल्य को खालिस्तान कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए पर न्यूनतम समर्थित मूल्य, बी पर अधिकतम समर्थित मूल्य, सी पर उचित मूल्य और डी पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है, जो सरकार फसलों पर किसानों को देती है उनकी फसलों के बदले में, वो होता है न्यूनतम समर्थित मूल्य, एमएसपी कहते हैं उसको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। प्रश्न नंबर 2 जो है वो पूछा गया है कि अंत्योदय अन्न योजना खालिस्तान में शुरू हुई थी, सन पूछा गया है कि कौन से वर्ष में शुरू हुई थी। 4 ऑप्शन है, ए पर 2010, बी पर 2005, सी पर 2000 और डी पर वर्ष 2024। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है वो 2000 में शुरू हुई थी, इसलिए जो सही विकल्प है वो 2000 वर्ष 2000 आएगा। प्रश्न नंबर 3 है, हरित क्रांति से कौन सी फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। 4 ऑप्शन है, ए गेहूं, बी दाल, सी सरसों और डी मोटे अनाज। तो हरित क्रांति से जो सबसे ज़्यादा फसल में वृद्धि हुई है, जिस फसल में, वो गेहूं है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न नंबर 4 है, श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफ़ेद, श्वेत क्रांति कौन से उत्पाद से संबंधित है। ए पर चावल, बी पर गेहूं का आटा, सी पर फल और डी पर दूध। जो श्वेत क्रांति थी वो वास्तव में दूध से संबंधित थी, तो इसका डी ऑप्शन आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था, भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का खालिस्तान का अकाल था। तो ये राज्य बताए हैं कि किस राज्य में वो अकाल पड़ा था। ए हरियाणा, बी पर बंगाल, सी पर राजस्थान और डी पर केरल। तो वो बंगाल का अकाल था जो 1943 में पड़ा था। प्रश्न नंबर 6 है, खालिस्तान सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं 4 कि वो कौन सा शहर है जो सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन का काम करता है, एक ऊंचाई पर स्थित है। तो ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी अमृतसर और डी है अंबाला। तो वो जो है अंबाला है जो जल विभाजक का, इन दोनों नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। प्रश्न नंबर 7 है, तापी का उद्गम, उद्गम मतलब जहां से वो नदी निकलती है, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है, सतपुड़ा पहाड़ियों की श्रृंखलाओं में है। तो वो जो जिला है वो मध्य प्रदेश का जहां पर सतपुड़ा की पहाड़ियां पाई जाती हैं वो बैतूल है। तो इसका ए ऑप्शन सही आएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैतूल, भोपाल, सी पर ग्वालियर और डी पर इंदौर। तो इसका जो सही जवाब है वो विकल्प ए है, बैतूल है। प्रश्न नंबर 8 है, तो पूछा गया है कि 2011 में भारत का जन घनत्व खालिस्तान व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते थे। 4 ऑप्शन है, ए पर 101 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी पर 182 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी पर 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और डी पर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका डी विकल्प जो है वो सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, आसान सा ही प्रश्न है, संविधान
को लागू किया गया? खालिस्तान पूछा गया है, कब लागू किया गया? ऑप्शन 4 हैं 26 नवंबर 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को और 15 अगस्त 1947 को। तो जो भारत का संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट है, हरियाणा को कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? लोकसभा से मतलब सिंपल सा सवाल यह है कि हरियाणा से लोकसभा के कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? ए 5, बी 10, सी 90 और डी जो हैं वो 22। तो सही जो विकल्प है, हरियाणा से लोकसभा के 10 सदस्य चुनकर जाते हैं, 90 जो हैं 90 एमएलए चुने जाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, उम्मीदवारों को नामांकन हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? उम्मीदवारों को नामांकन हेतु मतलब चुनाव लड़ने के लिए जो कम से कम आयु है वो कितने वर्ष होनी चाहिए? तो ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 24 वर्ष और डी जो है वो 25 वर्ष। तो यहाँ ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये पंचायत के लिए है या लोकसभा के लिए, तो लोकसभा मानकर हम चलेंगे, लोकसभा या विधानसभा। तो इसका ऑप्शन डी आएगा, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 22 है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है बताना है। तो ए है बिहार में मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, ईसाई मिशनरियों, क्योंकि ये रोजगार करने की स्वतंत्रता है कहीं पर भी, ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला स्थापित करना, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म का प्रचार करने स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। सी है सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन देना, ये भी एक, दोनों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और डी है बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। तो ये ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है जो नहीं है वो वास्तव में बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, डी ऑप्शन जो है वो आएगा इसमें। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है और पूछा गया भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, और सी पर है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, और डी है निजता का अधिकार। तो सी जो है विकल्प है वो सही आएगा, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार जो है भारतीय संविधान लोगों को देता है। प्रश्न नंबर 24 है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो ए पर दिया है सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सी पर है सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, और डी है संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। तो जो स्वतंत्रता नहीं है वो वास्तव में है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार के खिलाफ आप सशस्त्र विद्रोह नहीं कर सकते हैं। तो 14 प्रश्न नंबर का बी ऑप्शन आएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है, महादेव रानाडे, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय और डी स्वामी विवेकानंद। तो सही जवाब जो है आर्य समाज की जिस स्थापना की गई थी वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 16, कूका या नामधारी आंदोलन वास्तव में एक खालिस्तान दिया हुआ है डैश आंदोलन था। कूका या नामधारी आंदोलन वास्तव में एक, 4 ऑप्शन है, ए पर धर्म सुधार, बी पर विधवा विवाह सुधार, सी पर बाल विवाह सुधार और डी पर है शिक्षा सुधार। तो इसका जो सही जवाब है वास्तव में जो कूका या फिर नामधारी आंदोलन था वो धर्म सुधार आंदोलन था। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1918, बी 1921, सी 1942 और डी 1920। तो इसका जो सही जवाब है वो वास्तव में 1920 आएगा। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 18 है, मोपला जाति किस धर्म से संबंधित है? मोपला जाति, ए हिंदू धर्म, बी मुस्लिम धर्म, सी सिख धर्म और डी ईसाई धर्म। तो जो मोपला जाति है वास्तव में वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, तो इसका बी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 19 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना गुरु किसको माना था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना गुरु किसको माना था? ए पर देशबंधु चित्तरंजन दास, बी पर रामकृष्ण परमहंस, सी पर विवेकानंद और डी पर महात्मा गांधी। तो वास्तव में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना गुरु मानते थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, चौधरी छोटू राम को कौन सा नाम नहीं दिया गया था। जो वो नाम बताना है जो उनको नहीं दिया गया था। चौधरी छोटू राम को कौन सा नाम नहीं दिया गया था। तो ए पर है रहबर ए आजम, बी पर है दीन बंधु, सी पर है शेरे पंजाब और डी पर है किसानों का मसीहा। तो वास्तव में जो है उनको सर छोटू राम को शेरे पंजाब की उपाधि नहीं दी गई थी, लाला लाजपत राय की उपाधि थी। तो इसका ऑप्शन सी जो है शेरे पंजाब आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 तक एक एक नंबर के थे। ये सारे के सारे जो 21 से लेकर अगले प्रश्न हैं ये 2-2 नंबर के हैं। तो प्रश्न नंबर जो 21 है उसमें पूछा गया है कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को वास्तव में छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी में लोग काम पर तो लगे हुए दिखाई देते हैं लेकिन वहाँ उनकी ज़रूरत नहीं होती है। यदि उन्हें काम से हटा दिया जाए तब भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में पाई जाती है। और दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों को एक विशेष मौसम में ही काम मिल पाता है, बाकी पूरा साल वे बेकार रहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 22 है, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। और साथ में पूछा गया है क्यों। तो भूमि, पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं क्योंकि ये संसाधन आगे उत्पादन में सहायता करते हैं, लेकिन ये संसाधन अपने आप कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में मानव संसाधन ही इन्हें उपयोगी बनाता है। इसलिए मानव पूंजी भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। प्रश्न नंबर 23 है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें एक आप अक्षांश कह सकते हैं। कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजरती है, इसलिए देश का आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। आधा भाग कर्क रेखा के ऊपर स्थित है जो उपोष्ण कटिबंधीय है। इन दोनों कटिबंधों में स्थित होने के कारण भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं मौजूद हैं। दूसरा है ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इस कारण से इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है। और तीसरा है वायुदाब या पवने। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित करें। तो जन्म दर के बारे में हम कह सकते हैं कि एक साल में 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। एक साल में 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। इसी प्रकार मृत्यु दर की बात करें तो एक साल में 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने लोगों की मौत होती है या मृत्यु होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि संसद लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकतंत्र की सफलता संसद पर निर्भर करती है। दूसरा, संसद में जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। और तीसरा है, संसद सरकार पर वित्तीय नियंत्रण रखती है। संसद की अनुमति के बिना सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, नागरिकों को किस किस मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। किस किस मुद्दे पर जमा होने, इकट्ठा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने का अधिकार है। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं उत्तर में कि सरकार की गलत नीतियों और कानूनों का विरोध करने के लिए। दूसरा, मजदूरों द्वारा अपनी जायज़ मांगों को मनवाने के लिए। तीसरा, किसी धार्मिक आयोजन के लिए। और चौथा है, सामाजिक और पर्यावरण के मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए। और पांचवा है, किसी राजनीतिक दल द्वारा
रैली करने के लिए, ताकि अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों को बता सके। प्रश्न नंबर 27 है, डॉक्टर हेडगेवार के भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान पर चर्चा करें। डॉक्टर हेडगेवार के भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान पर चर्चा करें। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खड़ा करने में डॉक्टर हेडगेवार का सबसे ज़्यादा योगदान है। डॉक्टर हेडगेवार ने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य संस्कृति की शुरुआत की, जैसे भगवा ध्वज के प्रति आस्था, व्यक्तियों के बजाय उनके विचारों को महत्व देना, पूर्णकालिक समर्पित स्वयंसेवक और दैनिक शाखा। उनकी क्षमता का ही परिणाम है कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक स्वयंसेवी संगठन है, जो बिना किसी सरकारी सहायता से चलता है। प्रश्न नंबर 28 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या भारत में राष्ट्रीयता या राष्ट्र प्रेम, क्या भारत में राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन है? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि वास्तव में भारत में राष्ट्रीयता या राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने में अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे पहले नंबर पर है कि अंग्रेजों ने भारत में से ज़्यादा धन कमाने के लिए भारतीयों का खूब शोषण किया। इससे भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई। अपनी खराब आर्थिक स्थिति के लिए भारत के लोग अंग्रेजों को जिम्मेदार मानने लगे और उन्हें भारत से भगाने की सोचने लगे। इससे उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा हुई। दूसरा है, अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपने फायदे के लिए डाक तार को विकसित किया, लेकिन इन सभी साधनों का लाभ भारतीयों को ही हुआ। इससे भारत के लोगों में आपसी मेल जोल बढ़ा और उनमें एकता और राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा हुई। तीसरा है, अंग्रेजों द्वारा दी गई अंग्रेजी शिक्षा से भारत में एक नए बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। अंग्रेजी शिक्षा से इन लोगों को पश्चिम के दार्शनिकों को पढ़ने का मौका मिला, जिससे इनके मन में भारत को स्वतंत्र करवाने की इच्छा जागृत हुई। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 29, 30, 31 और 32 को पढ़कर केस स्टडी आधारित प्रश्न है ये सारे के सारे, और नीचे इनके 3-3 प्रश्न दिए गए हैं। तो जो प्रश्न नंबर 29 है, पहला उसमें पहला दे रखा है कि भारत एक जो पहला है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। भूमि की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। तो इसके आधार पर इसमें प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता मतलब उपजाऊ शक्ति, मिट्टी की उर्वरता किसके अधिक प्रयोग से कम हो गई है? इसमें ही इसका उत्तर है, पहले में ही। तो हम कह सकते हैं उर्वरकों या खनिज जो रासायनिक खाद हैं उनके उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता जो है वो कम हो गई है। प्रश्न नंबर 2 है, भौम जल स्तर में कमी का मुख्य कारण क्या है? जो भूमि के नीचे जल स्तर है, भौम जल स्तर में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो इसके उत्तर में ये यहाँ से आप कह सकते हैं कि नलकूपों से सिंचाई के कारण भौम जल स्तर कम हो गया है। और उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि भूमि कौन सा संसाधन है? भूमि कौन सा संसाधन है? सबसे पहली लाइन ही है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। तो इस प्रकार से 3 बिल्कुल आसान से ये प्रश्न दिए गए थे। उसके बाद जो 30 नंबर पर जो पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। इसको ध्यान से जितना पढ़ेंगे उतना ही प्रश्न का उत्तर आप जल्दी दे सकते हैं। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे फर्न, सवाल, एल्गी और कवक फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियां
ताजे और समुद्री पानी की पाई जाती हैं। तो इसी के आधार पर 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ऊपर ही दे रखा है भारत में पौधों की 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। तो भारत में पौधों की 47,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा है 2 पौधों के नाम लिखिए जिनमें फूल नहीं होते। 2 पौधों के नाम लिखिए जिनमें, तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर है, देखो अगर आप ध्यान से देखें, बिना फूल के पौधे हैं जैसे फर्न, सवाल और कवक। तो ये बिना फूल के पौधे, तो इसका उत्तर यहाँ पर है। और तीसरा है विश्व में कितने प्रतिशत फूलदार पौधे, विश्व के कितने प्रतिशत फूलदार पौधे भारत में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ कि विश्व में फूलों के पौधों का 6%। तो 6% जो है वो आप लिख सकते हैं कि विश्व में 6% फूलदार पौधे भारत में पाए जाते हैं। इसके बाद 31 नंबर पर है तीसरा पैराग्राफ, और वो है कि चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत ने चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियां व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। और इसी पैराग्राफ के आधार पर 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि चीन में अकाल के दौरान कितने लोग भूख से मर गए, बिल्कुल साफ लिखा गया है। तो ये चीन में जो यहाँ पर 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे उस समय, तो 3 करोड़ लोग यहाँ पर आप लिख सकते हैं। दूसरा है कि विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल किस देश में पड़ा था और कब पड़ा था, किस देश में पड़ा था और कब पड़ा था। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप दे सकते हैं, ये यहाँ से चीन में, ये दूसरे नंबर पर है। चीन में 1958 से 61 के दौरान जो विश्व का जो अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयानक अकाल था, तो ये चीन में और 1958-61 में। इसके बाद तीसरा है भारत में अकाल के दौरान चीन जैसी भुखमरी की स्थिति क्यों नहीं उत्पन्न हुई, भारत में अकाल के दौरान चीन जैसी भुखमरी की स्थिति क्यों उत्पन्न नहीं हुई। तो इसके उत्तर में आप यहां से कह सकते हैं कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा चीन के सरकार ने नहीं किया। इसके बाद चौथा पैराग्राफ है, प्रश्न नंबर 32 है। लाला लाजपत राय भी एक महान राष्ट्रवादी नेता थे जिन्हें शेरे पंजाब, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। उन्होंने वंदे मातरम नामक उर्दू दैनिक तथा द पीपल नामक अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन किया। इन समाचार पत्रों और अन्य लेखों द्वारा उन्होंने लोगों की मातृभूमि की रक्षा हेतु बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। 1928 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते रहे। इस बीच उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने होम रूल आंदोलन और किसानों के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पहला प्रश्न है, इस पैराग्राफ के आधार पर किस नेता को शेरे पंजाब की उपाधि दी गई। तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब की उपाधि दी गई। प्रश्न नंबर 2 है, लाला लाजपत राय द्वारा प्रकाशित 2 प्रकाशनों के नाम लिखे। तो लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम नामक उर्दू दैनिक और द पीपल नामक अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन किया। और प्रश्न नंबर 3 है, लाला लाजपत राय ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो लाला लाजपत राय ने होम रूल आंदोलन और किसानों के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 33 है और पूछा गया है कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। तो भारतीय खाद्य निगम ज़्यादा अनाज पैदा करने वाले राज्यों के किसानों से चावल और गेहूं खरीदता है। खरीदे गए इस अनाज को भारतीय खाद्य निगम अपने भंडारों में रखता है। इस भंडार को ही बफर स्टॉक कहा जाता है। सरकार बफर स्टॉक निम्नलिखित कारणों से बनाती है। पहला है अनाज की कमी वाले राज्यों को अनाज उपलब्ध करवाना। दूसरा है समाज के निर्धन वर्ग के लोगों को बाजार कीमत से कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। और तीसरा है खराब मौसम के कारण होने वाली अनाज की कमी को दूर करना। प्रश्न नंबर 34 है, भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में 3 अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो पहले नंबर पर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण तक
अरब सागर के समांतर फैले हुए हैं। यह घाट पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। इसी प्रकार पूर्वी घाट के बारे में बात करें तो पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के साथ साथ फैले हुए हैं। नदियों द्वारा कट जाने के कारण यह घाट अलग अलग पहाड़ियों के रूप में दिखाई देते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। प्रश्न नंबर 35 है, प्रधानमंत्री के 3 मुख्य अधिकार कौन कौन से हैं? कार्य भी आप कह सकते हैं। 3 मुख्य अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। दूसरा, मंत्रिपरिषद का निर्माण करने के बाद प्रधानमंत्री का दूसरा काम मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना है। तीसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में किसी भी प्रकार का फेरबदल भी कर सकता है, जैसे नए मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है और मंत्रियों के विभागों को बदल सकता है। चौथा है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए तारीख निश्चित करता है, बैठकों की कार्यसूची तय करता है और बैठकों में सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर देता है। पांचवा है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है। समय समय पर मंत्रिमंडल की बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री उसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उन निर्णयों के बारे में जो विचार प्रकट करता है उसकी जानकारी मंत्रिमंडल को देता है। छठा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सलाहकार भी होता है। यदि राष्ट्रपति को शासन के बारे में कोई सलाह लेनी हो तो वह प्रधानमंत्री से ऐसी सलाह ले सकता है। प्रश्न नंबर 36 है, भारत छोड़ो आंदोलन की उत्पत्ति एवं प्रसार की व्याख्या करें। भारत छोड़ो आंदोलन की उत्पत्ति और प्रसार की व्याख्या करें। तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। इसके अनुसार यह मांग की गई कि अंग्रेजों को तुरंत बिना शर्त भारत छोड़ देना चाहिए। इस आंदोलन की शुरुआत करते हुए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने कहा कि या तो हम भारत को आज़ाद करवाएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के पास होने के अगले दिन ही कांग्रेस के मुख्य नेताओं जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद आदि को बंदी बना लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी से लोग भड़क उठे और देश भर में सरकार विरोधी दंगे होने लगे। सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमन का सहारा लिया। पुलिस ने लोगों पर गोलियां चलाई। 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों पर भारी जुर्माने लगाए गए। सरकार की दमनकारी नीति के कारण आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हो गया। प्रश्न नंबर 37 है, भारत की स्थिति एवं आकार की व्याख्या कीजिए। स्थिति एवं आकार की व्याख्या कीजिए और उन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि भारत एक विशाल देश है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तर से 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्व से 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजरती है, इसलिए यह इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के भूभाग जमीन का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल से यदि भारत की तुलना करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अतः क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। पहले नंबर पर जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है रूस, फिर कनाडा, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे पर चीन, 5 पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7 पर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत आता है। प्रश्न नंबर 8 है, हमें संविधान की प्रश्न नंबर 38, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि संविधान साथ साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग कायम करता है। दूसरा, यह इस बात को स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा तथा किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, संविधान से सरकार के स्वरूप की जानकारी मिलती है। सरकार के अनेक रूप होते हैं, जैसे अध्यक्षात्मक सरकार, संसदीय सरकार, एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, तानाशाही सरकार आदि। चौथा है, संविधान से इस बात की भी जानकारी मिलती है कि सरकार के विभिन्न अंगों के क्या क्या कार्य होंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका
और न्यायपालिका। और 5वां है संविधान से यह भी पता चलता है कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार होंगे, क्योंकि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन होता है। प्रश्न नंबर 39 है भारत के विभाजन के 5 मुख्य कारण लिखिए, किन कारणों से भारत का विभाजन हुआ। तो भारत विभाजन के अनेक कारण थे। पहले नंबर पर हम कह सकते हैं अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। भारत विभाजन का सबसे पहला कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। इस नीति के तहत उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कांग्रेस को हिंदू संगठन बताया तथा मुसलमानों को इससे दूर रखने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग का निर्माण करवाया। अंग्रेजों की इसी फूट डालो और राज करो की नीति के परिणाम स्वरूप 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हुआ। दूसरा, मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अपनी स्थापना के साथ ही मुस्लिम लीग ने स्पष्ट कर दिया था कि उसका उद्देश्य भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना होगा। इसलिए मुस्लिम लीग ने कांग्रेस द्वारा चलाई गई ज़्यादातर आंदोलन में गांधी जी का साथ नहीं दिया। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की स्थापना करवाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। इस प्रकार मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा के कारण भी पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया। तीसरा है जिन्हा की हठधर्मिता। मोहम्मद अली जिन्हा बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह हर हाल में पाकिस्तान का निर्माण करवाना चाहता था। 1940 में उसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यह विचार दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समाज है जिनका धर्म, दर्शन और संस्कृति अलग अलग है, इसलिए दोनों कौमें एक राष्ट्र में नहीं रह सकती। चौथा कारण है मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही और सांप्रदायिक दंगे। पाकिस्तान की अपनी मांग को मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया और लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया। इस दिन कलकत्ता में दंगे हुए। इन दंगों में सैकड़ों हिंदुओं की हत्या कर दी गई तथा उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। जल्दी ही ये दंगे देश के दूसरे भागों में फैल गए। इन दंगों ने पूरे देश को दहला दिया। इन दंगों को बंद करने के लिए कांग्रेस ने देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 40 है, मैप का प्रश्न है। ये दिए गए भारत के रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाएं। एक आपने पुलिकट झील, दूसरा बांदीपुर नेशनल पार्क, तीसरा सरिस्का वन्य जीव अभ्यावन और चौथे नंबर पर सेलुलर जेल जिसको काला पानी कहते हैं और जलियांवाला बाग। तो पुलिकट झील जो है वो आप यहाँ पर तमिलनाडु में दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये पुलिकट झील है। दूसरे नंबर पर पूछा गया है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो वास्तव में कर्नाटक में है, तो यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है सरिस्का वन्य जीव अभ्यावन। तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यावन है जो है वो राजस्थान में है, तो यहाँ पर आप इसको सरिस्का को दिखा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है सेलुलर जेल, काला पानी की जेल जिसको हम कहते हैं। तो सेलुलर जेल जो है वो वास्तव में ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इनमें थी, तो यहाँ पर आप इसको सेलुलर जेल को दिखा सकते हैं। और लास्ट में था जलियांवाला बाग जो जहाँ पर हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला जो बाग है वो वास्तव में अमृतसर में है, तो यहाँ पर पंजाब में आप इसको जलियांवाला बाग को दिखा सकते हैं। तो मैप भी काफ़ी आसान था। तो ये 9th क्लास का 2025 का वार्षिक जो पेपर हुआ है सामाजिक विज्ञान का वो था। धन्यवाद, नमस्कार।